देश के बजट पर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। विपरीत परिस्थितियों में पेश किया गया समावेशी बजट। बजट में दिखी पीएम की मजबूत इच्छा शक्ति। 1 से 9 मार्च के बीच गैरसैंण में बजट से विपक्ष दिखा असंतुष्ट। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा आगामी विधानसभा चुनाव की जगह को लाभ पहुंचाने वाला बजट। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी पार्टियां। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे देहरादून। दिखाई वीडियो बैन को हरी झंडी। और उधमसिंह नगर में कांग्रेस ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए बजट पेश किया है। वहीं आम बजट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र बजट 2021-22 पर बोलते हुए कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है। बता दें कि 6 स्तंभों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांव और किसानों का भी ख्याल रखा गया है। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूरी होगी। वहीं हेल्थ केयर में 133% की वृद्धि की गई है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी कई प्रावधान किए गए हैं और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया। वहीं माइक्रो इरिगेशन फंड को भी दोगुना किया जाएगा। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में भी बजट सत्र को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 1 से 9 मार्च के बीच गैरसैंण में बजट सत्र आहूत किया जाएगा। सीएम साहब अपना बजट सत्र 1 से 9 मार्च गैरसैंण में होगा। बजट कितना लोकप्रिय आएगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये बजट बहुत ही समावेशी बजट है। गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य है, कृषि है और शिक्षा है, चाहे सैन्य शिक्षा हो, उस पर इसमें बहुत फोकस किया गया है। इससे हमारी जो ग्रामीण भारत है उसको मजबूती मिलेगी। जो स्वामीनाथन कमेटी में जो सिफारिश की गई थी आज से वर्षों पहले किसानों को एमएसपी, ये 1.5 गुना ये एमएसपी देंगे। ये इसमें सरकार ने जो वायदा प्रदेश देश की जनता से किया था उसको पूरा करने का काम किया है। अगर हम ये देखें, अगर पिछले बजटों की तुलना में अगर हम देखें तो यूपीए सरकार ने जो पैसा किसानों के खातों में पहुंचाया था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा किसानों के खातों में पहुंचाया गया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बजट हमारे जो हमारे सबके स्वस्थ और निरोगी रहने की जो हमारी कामना है उसको पूरा करने वाला ये बजट हम इसको कह सकते हैं। और आज केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जिस पर टिप्पणी करते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने कहा है कि हालांकि इस बजट से जनता को काफी उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने निराशाजनक बजट पेश किया है, जिससे सभी लोग निराशा दिखाई दे रही है लोगों में। इस बजट में केवल आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाले जगहों को लाभ पहुंचाया गया है। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को परेशानियां हुई थी, लोग आस लगाए बैठे थे कि केंद्र सरकार का बजट जनता के हित में होगा, लेकिन बजट पूरी तरह से निराशाजनक और जन विरोधी है। इंदिरा हृदय ने कहा है कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार भी उत्तराखंड का बजट केंद्र सरकार के आधार पर ही पेश करेगी, जिससे लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी।
देखिए, अभी सब बजट के हाइलाइट्स मैंने देखी। बहुत निराशाजनक बजट है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए महंगाई बढ़ी है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सालों से ही उम्मीद कर रहे थे इनकम टैक्स में उन्हें रिलीफ मिले, पर कोई रिलीफ उन्हें नहीं दी गई है। केवल एक सेंटेंस कहा गया, 75 साल से ऊपर के लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जाएगा, उन्हें ही राहत मिलेगी। और उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में चुनाव में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में भी केजरीवाल अभियान की शुरुआत कर दी है। मनीष सिसोदिया ने 70 विधानसभाओं के लिए वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए आज चुनावी प्रचार वाहन को रवाना किया गया, जो 70 विधानसभाओं में केजरीवाल के प्रचार प्रसार करेगी। इस वीडियो के जरिए से आम आदमी पार्टी राज्य में 6500 जनसभा की भी करेगी। और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया है कि आम आदमी पार्टी का लक्ष्य 45 दिन में 1 से 1.5 लाख सदस्य बनाना है। और पिछले 6 महीने में पार्टी के साथ लगभग 10,000 लोग जुड़ चुके हैं। इससे साफ पता चलता है कि राज्य में लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। इस बार 2022 आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। अब 1 साल रह गया है और उत्तराखंड में अब 1 साल रह गया है और उत्तराखंड में चुनाव की विधानसभा चुनाव की आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज आम आदमी पार्टी यहां पर उत्तराखंड में भी केजरीवाल नाम से एक कैंपेन लॉन्च कर रही है और इस कैंपेन का लक्ष्य है उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचना, जाके जनसंपर्क करना, परिवारों से संपर्क करना और सक्रिय सदस्यों की संख्या बढ़ाना। सक्रिय अब 45 दिन में 1 लाख कैसे, ये सवाल। और बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुका है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और ऐसे में उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी तरफ से 1 से 1.5 लाख लोगों को, सदस्यों को अपने साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है उन्होंने शुरू कर दी है। अब तक 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ने 10,000 लोगों को जोड़ भी लिया है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की तरफ जो लोगों का झुकाव है वो भी देखा जा रहा है। लोग आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं पसंद कर रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तरफ से चुनावी दांव पे हर तरीके से तैयारी कर रही है, हर प्रकार की तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी से आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने तमाम चीजें कही हैं चुनाव को लेकर और उन्होंने वीडियो वैन को भी हरी झंडी दिखा दी है, जो कि 70 विधानसभाओं में जाकर प्रचार प्रसार करेगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, जिस प्रकार से 2022 विधानसभा चुनाव जो है वो दूर नहीं है, इसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही है और अलग अलग जगहों का विकास भी पार्टियां कर रही हैं। इसको लेकर फिलहाल पूरी जानकारी क्या है, क्या स्थिति है राज्य में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? 2022 के चुनाव के लिए अगर कहें तो पूरी तरह से यहाँ सारी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। और बात करें तो आम आदमी पार्टी की, वो भी युद्ध स्तर से उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पहले भी बताया था मैंने, उप मुख्यमंत्री जो मनोज सिसोदिया है वो भी पहले कुमायूं गढ़वाल यहाँ कई बार दौरा कर चुके हैं और आज फिर वह यहाँ देहरादून पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पर एक अभियान की शुरुआत करी है। उन्होंने कहा केजरीवाल उत्तराखंड में ये लेके यहाँ जितनी भी पूरी 70 विधानसभाएं हैं वहां पर वो लेके पूरा जो केजरीवाल का प्रचार रथ है वो जगह जगह जाएगा। पूरी 70 विधानसभा 6500 सभाएं की जाएंगी और उन्होंने यही कहा था 10,000 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और लगभग हमने 1.5 लाख लोग और को सदस्य बनाना है। उन्होंने कहा लगातार जो लोग हैं लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने कहा कि इससे लग रहा है कि 2022 में लोग भाजपा कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी को वोट डालेंगे और अवश्य ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जो विकास दिल्ली में हुआ उससे अधिक विकास इस उत्तराखंड का किया जाएगा।
जी कमल जी, जिस प्रकार से जो उप मुख्यमंत्री है आज वो देहरादून पहुंचे हैं और तमाम नीतियां जो हैं अब वो धीरे धीरे सामने आएंगी। जिस प्रकार से आज वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई गई है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और आपने भी बताया कि केजरीवाल अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, तो क्या लगता है जिस प्रकार से 10,000 लोग अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या वाकई में उत्तराखंड में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव के बाद आ सकती है? पूजा कहें तो अभी तो समय काफी है, लगभग हम करें अभी 10 महीने का समय है, पर लगातार जो आम आदमी पार्टी है लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार के माध्यम से, सदस्यता अभियान के माध्यम से लगातार सक्रिय हो रही है। और मैं कह रहा हूँ जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। आज फिर वो यहाँ है, उनका यही कहना है, उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल है जरूरी, वही उन्होंने कहा उत्तराखंड में भी केजरीवाल, ये एक उन्होंने स्लोगन दिया है। उन्होंने कहा इसी को लेकर प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा और उन्होंने कहा ये जो वैन है ये पूरी 70 विधानसभा में जाएगी, वहां पर प्रचार होगा और लगभग 6500 जनसभाएं की जाएंगी। और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से लोग लगातार जुड़ रहे हैं, उनकी नीतियों से लोग जुड़ रहे हैं, जो दिल्ली में उन्होंने कार्य किया है, जो उन्होंने विकास किया और साथ ही जो उन्होंने लोगों के लिए मेडिकल सुविधाएं, एजुकेशन सुविधा है, जो अन्य सुविधाएं वहां जो लोगों को दी है, बिजली पानी की भी कम दरों में उपलब्ध कराया और वही सुविधा यहाँ पर भी उत्तराखंड में उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जनमानस लगातार जुड़ता जा रहा है और उन्होंने कहा निश्चित ही आम आदमी पार्टी को सफलता मिलेगी और 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जी ऐसे में कमल जी एक सवाल आपसे और ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने बताया कि 6500 जनसभाओं को संबोधित करने की बात कही गई है और तमाम चीजें कही जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में क्या वाकई जैसे जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जादू चला था और एक बार फिर से सत्ता में आ गई थी आम आदमी पार्टी, तो क्या अब उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जो रुख है लोगों का वो कम होता नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी जो है अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है, तैयारियां कर रही हैं, ऐसे में क्या कुछ अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा चुका है जिससे कि जो जनता का रुझान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा है? पूजा ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार मैंने बताया आम आदमी पार्टी यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से, लगातार कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की जन विरोधी नीतियां उनको लगातार उठा रही है। वही हम बात करें तो अगर भाजपा कांग्रेस की जब बात होती है उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी कहीं कुछ नहीं है, सीधा जो मुकाबला होगा भाजपा कांग्रेस के बीच में होगा। पर जिस हिसाब से लग रहा है आम आदमी पार्टी दस्तक दी जा रही है, लगातार लोग भी उससे जुड़ रहे हो रहे हैं, कहीं ना अगर ये ट्रायंगुलर फाइट हो गई अगर चुनाव में, ये तीनों में अगर फाइट होगी तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है। पर ये देखना है कि ये फाइट में आएगी नहीं, क्योंकि अब ये पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी लड़े थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी और लगभग सभी की जमानतें जब्त हुई थी। अब पार्टी नए सिरे से यहाँ पर खड़ी हो रही है, नए सिरे से प्रचार प्रसार कर रही है, पूरा जोर शोर से लग गई है। मैंने कहा ना सब जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयास पूरा जारी है। ये देखना है कि क्या स्थिति बनती है, आने वाला समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार आपने बताया कि कई बार मनीष सिसोदिया जी ने खुद उत्तराखंड का दौरा किया है, ऐसे में अब देखना ये होता है कि आखिर 2022 चुनाव को लेकर जो तमाम पार्टियां अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, क्या कुछ रुख लेकर आती है ये तैयारियां और क्या कुछ जो 2022 विधानसभा है वो रंग लेकर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कमल जी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट्स के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लोग अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अतिथि सत्कार के लिए खोलकर आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। जो ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से जो गांव वालों को लाभ मिला है, प्रति कक्ष होम स्टे के लिए 60,000 रुपये दिया जा रहा है और रिनोवेशन के लिए जो है 25,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। और अभी यहाँ पे अगोड़ा में होम स्टे लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि होटल में वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो होम स्टे में लोगों को दी जा रही है। और जैसे पहले यहाँ टूरिस्ट आते थे तो काफी दिक्कतें करना पड़ता था टूरिस्ट को, जैसे कैंपिंग करने के लिए, इसके लिए अब सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता गाँव वालों को मिल रही है। और जैसे अब होम स्टे है
हम टूरिस्ट को घर में भी रुका सकेंगे और उनको अच्छी सुविधा दे सकेंगे। मतलब सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं। अब तो न लैंड यूज बदलने की जरूरत, न व्यवसायिक आवास टैक्स और न बिजली पानी का व्यवसायिक बिल। उत्तराखंड सरकार 3 साल तक सर्विस टैक्स की जिम्मेदारी भी खुद उठा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, होम स्टे के लिए जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा ही की जाएगी। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना में शामिल होकर बढ़ाएं मान और सम्मान। अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में करें अपनी भागीदारी। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिलाधिकारी या जिला पर्यटन विकास अधिकारी से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नगर में पहुंचने पर बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री खटीमा जा रहे थे और सुनियोजित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता आर के ढाबे पर इकट्ठा हुए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आने पर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने सरकार के ऊपर हमला किया। उन्होंने किसानों की पैरवी करते हुए गन्ने का भुगतान, धान के भुगतान जैसे कई मुद्दे उठाए। साथ ही हरीश रावत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में जो किसानों की सुविधाओं के लिए चक्र बनाया गया था, वो बीजेपी सरकार ने चक्र तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों की आमदनी बढ़ाने के लिए और किसानों का भुगतान सही समय पर हो सके, इसके लिए पूर्व में कांग्रेस सरकार ने जल विद्युत निगम से एमओयू किया था, जिससे चीनी मिलों की आमदनी बढ़ सके और किसानों का सही समय पर भुगतान हो सके। हमने कहा भैया तुम अल्कोहल की वो लगा, इन्होंने लगाने के बजाय जो सबसे पॉपुलर ब्रांड पैदा करती थी हमारी बाजपुर की फैक्ट्री, उनको बंद कर दी, उस आशुपति को बंद कर दिया। और जहां हमने इन सबको लाइसेंसेस दे रखे थे और कह रखा था कि भाई आप यूपी उसके साथ क्या है वो जो हमारा बिजली बनाने वाला नाम अभी जल विद्युत निगम, उस निगम के साथ हमने एमओयू किया है सरकार का। अर्थल के पगराव घाटी ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी की बैठक की गई। बता दें कि जूनियर हाई स्कूल संगौड़ में ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेविलिया की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जिसमें पगराव घाटी क्षेत्र में हर बूथ में बूथ कमेटियों का गठन करने के साथ ही पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। वहीं बैठक में पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां कर रहा है और कार्यकर्ताओं की बैठक करने के साथ कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। पिछले 4 सालों में पांखू क्षेत्र में विकास के नाम पर एक नई ईंट तक बीजेपी सरकार ने नहीं लगवाई है, जिसका जवाब यहां की जनता 2022 में जरूर देगी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश सचिव रेखा भंडारी ने कार्यकर्ताओं से आपसी गुटबाजी को खत्म करते हुए एक मंच पर आकर कांग्रेस के लिए काम करने की अपील की है। साथ ही बीजेपी पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया गया। इस दौरान उत्तराखंड के प्रभारी माननीय देवेंद्र यादव जी ने जो दिशा निर्देश प्रदेश की प्रीतम सिंह जी को दिया, प्रीतम सिंह जी के आदेश पर जिला अध्यक्ष को दिया गया। उस जिला अध्यक्ष जी के आदेश पर आज जो गठन किया गया ब्लॉक में जाकर ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्षों के, उन गठन पर कांग्रेस को मजबूती करने की बात की गई। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए तैयारियों में जुट गई है। वहीं आप नेता यूनुस चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस के समय में वो मुख्यमंत्री के सलाहकार और दर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और जिस बात से अब डॉक्टर यूनुस चौधरी की जमकर फजीहत हो रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि यूनुस चौधरी ना तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे हैं और ना ही किसी पद पर रहे हैं। वो पीसीसी सदस्य थे, अपनी अत्यंत महत्वाकांक्षाओं के चलते दूसरी पार्टी में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी कांग्रेस से विधायकी का टिकट मांगा था और कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था।
रहा माननीय मुख्यमंत्री का, दर्जा राज्य मंत्री मेरा भी था। साथ ही हमारा आज का जो आज की जरूरत है, जो आपने सवाल किया कि साहब आज आम आदमी पार्टी, मैं पिछली बात में नहीं आना चाहता। और हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आज बैठक की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज ने बैठक में संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के बजट की जमकर सराहना की। साथ ही ये भी कहा कि बजट को सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर पेश किया गया है। जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशियों के साथ आम जनमानस के लिए बजट पेश किया गया है, वो काफी सराहनीय है। 15,700 करोड़ का मध्यवर्गीय लोगों के लिए भी बजट रखा गया है। इसके साथ ही बैठक में लोगों द्वारा बताया गया कि अधिकारियों को फोन करते हैं, लेकिन अधिकारी न तो फोन उठाते हैं और न ही वो लोगों की जन समस्याओं को सुनते हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को मौके से ही आम जन समस्याओं को सुनने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ को भव्य बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य भी बताया। उनकी समस्या निवारण बैठक हो रही है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अधिकारी लोगों को आदेशित कर दिया गया है कि वह कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करें और उसके साथ साथ उनकी समस्याओं का निदान करें। ऐसा कभी कोई मोबाइल फोन करता है, अधिकारी उठाते नहीं हैं, तो उनको आदेशित किया गया है कि मोबाइल फोन उठा करके वो रिस्पॉन्ड करें, और ये इस प्रकार की कार्रवाई हमने की है। यहाँ जो समस्याएं आई हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। और उधम सिंह नगर के किच्छा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सुबह कांग्रेस नेताओं ने शुगर फैक्ट्री के मुख्य गेट पर बैठकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का वादा लेकर सत्ता में आई बीजेपी ने किसानों की आय तो न बढ़ाई है, न ही किसी प्रकार की मदद किसानों को पहुंचाई गई है। पर बैठे थे, हमारी सीधी मांग थी कि अभी पेमेंट शुरू नहीं हुआ, एक तो दूसरा गन्ने का कोई रेट नहीं घोषित हुआ, 0 रेट था। और उसके बाद एक एथेनॉल प्लांट मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले कहा था हम लगाएंगे, वो लगा नहीं, उसका अता पता नहीं है। इन चीजों को लेकर हम यहाँ पर किसानों को साथ लेकर धरने पर बैठे थे। गन्ने के मूल्य भुगतान, जो मूल्य का जो रेट है, वो अभी तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, और उसको लेकर के आज हम लोग ने यहाँ धरना दिया। और उसमें हम लोग की मांग है किसानों की कि जिस तरीके से खाद का रेट बढ़ गया है, जिस तरीके से डीजल का रेट बढ़ गया है, गन्ने का रेट 100 रुपए प्रति क्विंटल और बढ़ाया जाए। 326 रुपए का भुगतान है। और पहाड़ों की रानी मंसूरी में भी कोविड-19 का पहला टीका आज सिविल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर को लगाया गया, जहां उनके साथ ही महिला डॉक्टर्स, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी टीका लगाया गया। साथ ही अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ में टीके को लेकर अति उत्साह देखा गया। जिन डॉक्टरों ने टीका लगवाया, उनका कहना था कि स्वदेशी वैक्सीन का मंसूरी में पहला टीका लगाया गया है, जिसको लेकर आज 2 स्वास्थ्यकर्मियों को, डॉक्टरों को टीका लगाया गया है कोविड-19 का। कोविड वैक्सीन का मसूरी में लगा है। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं अपने आप में, क्योंकि ये स्वदेशी वैक्सीन लगाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ये वैक्सीन बहुत सेफ है और बहुत अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगली खबर रुड़की से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिविल लाइन कोतवाली में एसपी देहात ने बताया कि भगवानपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 महीने पहले महिला के साथ तमंचे के बल पर नकदी और गहने लूटने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हुई थी नवंबर माह में, जिसमें एक लूट का मुकदमा कायम हुआ था। उसमें जो अभियुक्त थे उसका बी वारंट लिया गया था। जो 3 अभियुक्त थे इसमें, उनका बी वारंट पे हम लोगों के द्वारा लाया गया था। उसमें एक रिकवरी हुई है, उसमें करीब 3 लाख के आसपास की रिकवरी हुई और 3 अभियुक्त हमारे पकड़े गए। और रुड़की के जबरदस्तपुर के जंगलों में चल रहे अवैध मिट्टी की ढुलाई को लेकर आपको बता दें कि मिट्टी की ढुलाई जो अवैध की जा रही है, उसको लेकर जानकारी पर तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही खनन माफिया भागने में कामयाब हो गए। और इस दौरान आनन फानन में वाहनों को लेकर भागे खनन माफिया विद्युत लाइन के पोल को भी क्षतिग्रस्त कर गए। जो 84 का जो क्षेत्र है, वहां पे अवैध खनन किया जा रहा है।
आज हमने सुबह में अपने राजस्व निरीक्षक राहुल चौहान को भेजा और मौके की शिनाख्त करने के लिए वहाँ पे उन्होंने पाया कि कोई ग्राम समाज की जमीन पे 7 से 8 जेसीबी और कई डंपर वहाँ पे खनन कर रहे थे। वो वहाँ से भागने में कामयाब हो पाए। हम वहाँ मौके पे गए। भागने के क्रम में जो बिजली की विद्युत की लाइन थी वो भी तोड़ दी गई। वीडियो ले गई है। वीडियो के शिनाख्त में जो भी संबंधित ठेकेदार और जो होंगे और क्योंकि वो ग्राम समाज की जमीन है तो जो संबंधित प्रधान है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। और कर्णप्रयाग विकासखंड के फलोटा गांव में शहीद सूरज सिंह तोपाल की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने सिमली में नवनिर्माण महिला वेब अस्पताल का नाम सूरज तोपाल के नाम पर रखा और जाने मान की बता दें कि 1 फरवरी को जन्मे सूरज तोपाल 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन में भर्ती थे। 2 नवंबर 2017 को जम्मू कश्मीर में आतंकियों से हुए मुठभेड़ के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। वो शहीद हो गए थे देश के लिए। और परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा महीना अभियान के तहत रुड़की में बाइक रैली निकाली गई, जिससे नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस दौरान लोगों को ट्रैफिक के नियमों के पालन करने की अपील की गई है लोगों से और किस प्रकार से सड़क दुर्घटना को रोका जाए इसको लेकर यह अभियान चलाया गया।